हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे लेसन नंबर 11 फोर्स एंड प्रेशर। क्या क्या सीखने वाले हैं इसमें हम। फोर्स क्या चीज होती है, दबाव को या कहीं पे भी फोर्स लगाना, मतलब कि पावर का इस्तेमाल करके कहीं पे एनर्जी को लगाने को हम बोल देते हैं फोर्स लगाना, है ना। और इफेक्ट्स ऑफ फोर्स, अगर फोर्स लगाया तो उसका असर क्या होगा, है ना। फोर्स को आप ये समझिए जोर लगाना, ठीक है। जैसे रस्सी खींचने के लिए आप जोर लगाते हैं ना कि रस्सी खींच सके, या फिर मान लीजिए किसी चीज को धकेलने के लिए जोर लगाते हैं आप, तो उसी को फोर्स बोल देते हैं। और भी आसान भाषा में आप सुनना चाहें तो अ पुश और अ पुल इज कॉल्ड अ फोर्स। आगे बोला टाइप ऑफ फोर्स, कितने तरह के हो सकते हैं, बहुत तरह के हो सकते हैं, पढ़ेंगे इसमें। एक्सप्लोरिंग फोर्सेस, और कुछ जानेंगे फोर्स के बारे में। प्रेशर क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया को ही प्रेशर बोल देते हैं, दबाव मतलब की। और प्रेशर एक्सर्टेड बाय सॉलिड, लिक्विड और गैस, ये सब जानेंगे कि प्रेशर जो है सॉलिड का कैसा होता है, लिक्विड का कैसा होता है और गैस का कैसा होता है। और एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है भाई, जो गैस हमारे आसपास है, जैसे नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, और कितने अलग अलग तरह के गैसेस हैं। मतलब ओवरऑल जो एयर है हमारे अराउंड, मतलब एटमॉस्फेयर, वो हम पर कॉन्टिन्यूसली एक दबाव बना के रखा हुआ है। वो कितना दबाव है, क्यों है, कैसे है, वो सब जानेंगे हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर के अंदर। दी मैगडेबर्ग एक्सपेरिमेंट, इसके बारे में भी जानेंगे। कुछ नहीं है, बहुत ही बेसिक सा चैप्टर है। इसमें क्या बोल रखा है कि हमने अपने लास्ट क्लासेस के अंदर जाना था कि ऑब्जेक्ट्स जो है मूव कैसे करते हैं। अब मूव कर रहे हैं तो उसका कोई रीजन भी होना चाहिए, तो इसलिए जो एक्सटर्नल, मतलब कि एन एक्सटर्नल वर्क इज रिक्वायर्ड टू कॉज मूवमेंट इन टर्म्स दैट कैन बी इन देम दैट कैन बी पुश और पुल। कि किसी भी चीज को हिलाने के लिए आपको कोई फोर्स की जरूरत पड़ेगी, मतलब उसे हिलाने के लिए पुश की जरूरत पड़ेगी ना उसे, या फिर पुल की जरूरत पड़ेगी अगर किसी चीज को हिलाना है। मान लीजिए आपके पास एक पेंसिल है जो कि डेस्क के ऊपर रखी हुई है, उसको हिलाने के लिए आपको कोई ना कोई फोर्स तो लगानी पड़ेगी, जोर तो लगाना पड़ेगा ना। या तो आप उसको पुल करेंगे, अपनी तरफ खींचेंगे उंगली से, या फिर मतलब दो उंगलियों से, या फिर जो है उसे धक्का देंगे। आप धक्का देंगे एक उंगली से, जाहिर सी बात है। तो या तो आप पुश करेंगे उसको या पुल करेंगे, कुछ भी करें तो वो फोर्स कहलाएगा, ठीक है। कुछ आपने एक्सटर्नल वर्क करा, उसके ऊपर कोई काम करा, दिस एक्सटर्नल वर्क इज कंसिडर्ड एज फोर्स। बस इतनी सी बात है, और इसी चीज के ऊपर हम जानेंगे कि कैसे अगर आप किसी चीज पर फोर्स लगाएंगे तो जो रेस्ट में रखी हुई चीज होगी वो मोशन में आ जाएगी। व्हाट इज फोर्स, ये बोल रहे दोबारा से। फोर्स इज अ काइंड ऑफ एक्सटर्नल वर्क अप्लाइड ऑन वन ऑब्जेक्ट टू कॉज सर्टेन मूवमेंट इन इट। कि किसी चीज को हिलाने के लिए जो फोर्स है, मतलब या उसके ऊपर जो काम किया जाता है, उसी चीज को हम फोर्स बोल देते हैं। Something that pushes or pulls is a kind of force. In fact, every push, pull, twist, stretch and squash is caused by force. किसी भी तरह की मूवमेंट, किसी तरह का ट्विस्ट कर दिया आपने। ट्विस्ट आप जानते हैं क्या होता है ट्विस्ट, तो जैसे कपड़े को निचोड़ते हैं तो कैसे करते हैं, ट्विस्ट करते हैं ना उस चीज को हम। या पुल करना, पुश करना, किसी चीज को खींचना, स्ट्रेस करना, है ना। या फिर किसी चीज को दबाना, ये सारी चीजें क्या है, फोर्स है एक तरह का, ठीक है। आगे देखिए, आगे यहाँ पे देख लेते हैं इफेक्ट्स ऑफ फोर्स, क्या क्या इफेक्ट पड़ता है फोर्स का। तो सबसे पहले आपका कई सारी चीजें हो सकती हैं फोर्स लगाने से। फोर्स कैन चेंज द स्टेट ऑफ मोशन, किसी चीज के मोशन की स्टेट को बदल सकता है। कोई चीज रेस्ट पे उसे मोशन में ला सकता है, कोई चीज मोशन में उसे रेस्ट पे भी ला सकता है। मान लीजिए कि हवा में एक बॉल उड़ते हुए जा रही है, उसको आप कैच कर लेंगे, कैच कर लेंगे, आपके हाथ पे चोट भी लगेगी थोड़ी सी, इसे कैच करेंगे तो मतलब फोर्स फील होगा आपके हाथ पे, पर थोड़ी सी फोर्स लगाकर आपने जो है उस बॉल को रोक लिया चलते हुए। तो मतलब आपने उसके मोशन की एक जो स्टेट थी, उसकी जो चल रही थी, उसको रोक कर आपने रेस्ट में ला दिया ना। और चाहे तो उसका उल्टा भी कर सकते हैं, किसी चीज को रखी हुई बॉल को उड़ा के फेंक सकते हैं, मतलब आप। तो फोर्स का ये फर्क पड़ता है। Force causes objects to move from one place to from place to place, but it can also change the way things move. Large forces make an object move quickly. मतलब जितना ज्यादा फोर्स लाएंगे उतना ज्यादा बदलाव आ जाएगा किसी चीज के मोशन की स्टेट में। मतलब कि अगर बहुत हल्के से फेंकेंगे बॉल को तब भी वो जाएगा, रेस्ट से मोशन में चले जाएगा। बहुत तेज फेंकेंगे ना तो और ज्यादा स्पीड से चलाएगा, क्योंकि आपने ज्यादा फोर्स लगा दिया है। If you add force to an object that is already moving, it will even move faster. कोई चीज पहले से तेज चल रही है उसे और तेज फोर्स लगा देंगे ना, उसमें ज्यादा पावरफुल फोर्स लगाएंगे उसके ऊपर, तो ज्यादा तेज वो स्पीड से जाएगी। इट इज कंसिडर्ड एज चेंजिंग इन द स्टेट ऑफ मोशन। आगे स्टार्टिंग एंड स्टॉपिंग, किसी चीज को स्टार्ट करने के लिए फोर्स का इस्तेमाल करा जा सकता है, जो कि मैंने एग्जांपल दे दिया, बॉल को फेंक दिया आपने रखी हुई एक बॉल को। या फिर स्टॉप करने के लिए, एक उड़ते हुए बॉल आ रही है उसे आपने कैच कर लिया तो स्टॉप करने के लिए फोर्स लगाया। ये लिखा है यहाँ पे, व्हेन अ फोर्स इज अप्लाइड टू अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट इट विल मूव।
It will begin to move if the force is unbalanced. अच्छा, अनबैलेंस का ये मतलब है यहाँ पे समझिएगा कि अनबैलेंस मतलब कि अगर किसी चीज को एक जगह पर टिके हुए रहना तो वहां पे सारे फोर्सेस का बैलेंस होना जरूरी है कि या तो उस पर कोई भी फोर्स ना हो, अगर फोर्स है भी एक डायरेक्शन से फोर्स आओ तो उसके दूसरे डायरेक्शन पे भी उतना ही फोर्स लगाइए, वो चीज तब भी स्टेबल रहेगी उसी जगह पे बैठी हुई रेस्ट में, वो ना इधर जाएगी ना उधर। आप इसका अंदाजा ऐसे लगाइए कि आपने एक बॉक्स ले रखा है ना, बॉक्स बॉक्स के राइट साइड से ना थोड़ी सी फोर्स लगाइए और उतनी फोर्स उसके लेफ्ट साइड लगाइए, फोर्स किसी बॉक्स के। तो राइट और लेफ्ट जब बराबर हो जाएंगे ना तो क्या होगा, वो बॉक्स मूव नहीं करेगा किसी भी तरफ आपका, ठीक है, क्योंकि दोनों तरफ वो बैलेंस हो चुके हैं फोर्सेस। जब आप एक तरफ से फोर्स को हटा देंगे और सिर्फ दूसरी तरफ से फोर्स को लगने देंगे तब वो कहलाएगा अनबैलेंस फोर्स, और तभी जो है आपका कोई भी ऑब्जेक्ट चल सकता है किसी भी डायरेक्शन में। बोले दी ऑब्जेक्ट विल कीप मूविंग अंटिल अनदर फोर्स कॉजेज इट टू स्टॉप। ठीक है, बस आप समझ रहे हैं, जैसे कि इफ अ टॉय कार इज मूविंग स्लोली अलोंग अ ग्राउंड and hits a wall. For instant, the car will stop moving because the force of the wall acts in the opposite direction. कि कार अगर चलती हुई जा रही है और दीवार से टकरा के रुक जाती है इसलिए क्योंकि दीवार ने एक फोर्स उसके ऊपर लगा दिया कार के ऊपर कि अब भाई रुक जाओ। ठीक है, आगे देखिए डिफरेंट डायरेक्शंस। बोल रहे हैं कि फोर्स से आप किसी चीज की डायरेक्शन नहीं बदल सकते हैं। मान लिया बॉल सामने से आ रही है, आपने फोर्स लगाया, जूता मारा उसके ऊपर, मतलब लात मारी और उसकी डायरेक्शन चेंज हो गई बॉल की, तो बस इसी को बोलते हैं डायरेक्शन चेंज किया जा सकता है फोर्स से। व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग एक्स्ट्रा फोर्सेस कॉज द ऑब्जेक्ट टू स्पीड अप, मतलब एक्सेलरेट। एक्सेलरेट का मतलब होता है, यहाँ पे दिख नहीं रहा वैसे आपको, पर एक्सेलरेट लिखा है, आप अपने बुक में देखेंगे तो मतलब कि स्पीड अप होना, या फिर डी एक्सेलरेट मतलब स्लो डाउन, और चेंज डायरेक्शन कि बॉल बहुत तेज आ रही है उसको आप हल्का सा लात मारे तो हो सकता है इसकी स्पीड थोड़ी कम हो जाए, और क्या कहते हैं, मान लिए कि कोई हल्की स्पीड से बॉल आ रही है उसे आपने पीछे से और तेज लात मारी तो क्या पता उसकी स्पीड और बढ़ जाए, और बढ़ेगी जाहिर सी बात है। और ये भी हो सकता है कि आप सामने से बहुत तेज बॉल आ रही थी, आपने साइड से एक किक मारी, साइड से किक मारेंगे तो डायरेक्शन चेंज हो जाएगी बॉल की, स्पीड में कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, ये सारी चीजें हम कर सकते हैं। आगे बोल रहे हैं एक्टिविटी में, क्या बोल रहे हैं इस एक्टिविटी में, क्या एक रबर की बॉल ले ली है, टेबल पे रखी है, उसे थोड़ा सा धक्का मारिए, आगे चलना शुरू हो जाएगी बॉल, फिर उसके बाद थोड़ा और धक्का मारिए उसको, तो और क्या होगा फिर उसके बाद, जाहिर सी बात है स्पीड उसकी चेंज हो जाएगी, थोड़ी और स्पीड से भागने लगेगा वो बॉल। फिर क्या करिए, आगे बोल रहे हैं कि आप अपने उसके आगे हाथ रख दिए, अपना रोक दिए बॉल को, जैसे ही आपके हाथ पे बॉल टकराएगी वो रुक जाएगी बॉल, फिर उसके बाद अपना हाथ हटा लिए, तब क्या बॉल अब भी चल रही है या नहीं चल रही, या फिर मान लिया बिल्कुल आपने हल्का सा टच करा उसको रोकने के लिए, हल्का सा, और हाथ हटा लिया, तो क्या होगा, तो हो सकता है कि बॉल पूरी तरह से रुके ना पर उसकी स्पीड जरूर कम हो जाएगी। यही था आपका इस एक्टिविटी के अंदर। आगे बोल रहे हैं फोर्स कैन चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट। फोर्स से आप किसी चीज को बेंड कर सकते हैं, किसी चीज को वो कर सकते हैं, मतलब दबा सकते हैं, किसी चीज को दबाने के बाद जैसे स्पंज है ना आपका, दबा के उसके साइज को छोटा कर दिए, किसी चीज को स्ट्रेच भी कर सकते हैं, खींच सकते हैं ना, जैसे रबर बैंड, ये सारे काम कर सकते हैं आप फोर्स से। फोर्स कैन चेंज the shape or size of an object. This happen when the object is not free to move. For example, a lump of modeling clay changes shape when pressed against a surface. ये देखिए बेंड कर सकते हैं आप चीजों को। और ये क्या कहते हैं, मॉडलिंग क्ले, मॉडलिंग क्ले तो आपको पता ही है, चिकनी मिट्टी जो आती है उसको आप दबा कर प्रेस करके अलग अलग तरीके से अलग अलग शेप दे सकते हैं, और देते भी होंगे, आप खेलते होंगे उससे। आगे बोल रहे हैं यहाँ पे, हैंस फ्रॉम द अबव डिस्कशन इट इज कंक्लूडेड दैट द फोर्स मे मेक एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट टू मूव। किसी रखी हुई पड़ी हुई चीज को मूव कर सकती है फोर्स। चेंज द स्पीड ऑफ द मूविंग ऑब्जेक्ट, पहले से अगर कोई चीज मूव कर रही है, मोशन में है, तो उसकी स्पीड को चेंज कर सकती है, बढ़ा सकती है, घटा सकती है। तीसरे पॉइंट में, चेंज द डायरेक्शन ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट, डायरेक्शन चेंज करी जा सकती है, जैसे फुटबॉल की डायरेक्शन, लात मारेंगे साइड से तो डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट, चीजों की शेप को भी चेंज कर सकती है, जैसे कि ये स्पंज या फिर ये रॉड या फिर मॉडलिंग क्ले। आगे बोल रहे हैं, hence the force can be defined as the influence which brings about or trends to bring about a change in the speed, direction of motion or shape of an object। ये शेप बदल सकते हैं, डायरेक्शन बदल सकते हैं, स्पीड बदल सकते हैं किसी भी चीज की। ठीक है, ये सारे काम फोर्स से किए जा सकते हैं, और फोर्स बहुत तरह के होते हैं, और फोर्स से बहुत सारे काम होते हैं दुनिया के अंदर, है ना। अब मैं बोल रहा हूँ तो वो भी एक तरह का फोर्स ही तो लगा रहा हूँ मैं ना, मतलब अगर डीपली अगर उस चीज को समझे तो मैकेनिज्म तो बहुत लंबा है बात करने का, पर फोर्सेस का इस्तेमाल हर जगह पे होता है। आगे देखिए, एक्सप्लोरिंग फोर्सेस, और जरा समझने की कोशिश करते हैं फोर्स को।
यूजुअली मोर देन वन फोर्स इज एक्सर्टेड ऑन एन ऑब्जेक्ट एट वन टाइम। आमतौर पे किसी भी चीज पे एक से ज्यादा फोर्स लग रहा होता है। एक तो बेसिक है ग्रेविटेशनल फोर्स ही, ठीक है, उसके बारे में आप हायर क्लास में और अच्छे से पढ़ेंगे। वैसे आपको बेसिक पता होगा कि ग्रेविटेशन होती क्या है, मतलब गुरुत्वाकर्षण, या कहें तो कुव्वत कशिश, मतलब के धरती हर चीज को अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रही है। और खाली धरती क्या, जितने भी चीजें हैं मास से बनी हुई, आप हायर क्लास में जानेंगे वैसे तो, मतलब सूरज, चांद, जितने भी तारे हैं, जितने भी प्लैनेट्स हैं, जितने भी रॉक्स हैं, और जितनी भी चीज जिसके अंदर मास है, यहाँ तक कि आप खुद भी जिसके अंदर भी मास है, मतलब जिसके अंदर कोई वेट फील होता है, वो सारी चीजें हर चीज को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करते हैं। हाँ, कुछ बड़ी ऑब्जेक्ट्स ज्यादा तेजी से अपनी तरफ खींचते हैं उन्हें, मतलब ज्यादा फोर्स लगा के, तो कुछ छोटी चीजें जो बहुत कम फोर्स से एक दूसरे को खींचते हैं अपनी तरफ, पर हर चीज एक दूसरे को अपनी तरफ खींचने में लगी हुई है। इसी को बोलते हैं हम फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। आप हायर क्लास में पढ़ेंगे। और इसी तरीके से ये सारे फोर्सेस तो हम सब पे लग ही रहे हैं, ग्रेविटेशन की फोर्स। उसके अलावा भी मान लिए हम चल रहे हैं तो वो अलग अलग तरह की फोर्सेस लग रही होती हैं। मान लिए कहीं बैठे हुए हैं तब भी अलग अलग तरह की फोर्सेस लग रही है। मान लिए कि एक कुर्सी पे बैठे हैं तब भी जो है अलग अलग तरह की फोर्सेस हम पे लग रही हैं, बस वो सारी बैलेंस हुई हुई है, इसलिए हम शांत एक जगह पे बैठे हुए हैं। अगर कुर्सी नीचे से हट जाए हमारे तो अनबैलेंस हो जाएगी थोड़ी देर के लिए फोर्स, और हम नीचे गिर जाएंगे, है ना। तो ये सारी चीजों को हम समझने की कोशिश करते हैं। बोल रहे हैं कि the combination of all the forces that act on an object is called नेट फोर्स। नेट फोर्स बोल देते हैं उस चीज को, कॉम्बिनेशन सारे फोर्सेस का अगर मिला दिया है तो। द नेट फोर्स डिटर्मिन्स हाउ मच द ऑब्जेक्ट विल मूव एंड इन व्हाट डायरेक्शन। बोल रहे हैं कि अगर किसी चीज के ऊपर सारे फोर्सेस लगे हुए, मान लिया 5-6 तरह के फोर्सेस, पर वो सारे बैलेंस कर रहे हैं, एक दूसरे को काट दे रहे हैं, मतलब सब बैलेंस है, सब बराबर बराबर लग रहे हैं, ऐसे ऐसे होके कि सब बैलेंस आउट कर दे रहे हैं, एक दूसरे को काट दे रहे हैं ऑपोजिट ऑपोजिट डायरेक्शन में लग के। तो ऑब्जेक्ट रेस्ट में रहने वाला है, ना इधर जाएगा ना उधर जाएगा, बैठा का बैठा रहेगा, ठीक है। वैसे बैठा का बैठा नहीं रहेगा, मतलब जिस पोजीशन में पहले होगा अभी भी उसी पोजीशन में होगा। मान लिया स्पेस में कोई चीज मूव भी कर रही होगी ना, ये बड़ी डीप थिंकिंग वाली चीज है आपके लिए फिलहाल, कि मान ली कोई चीज मूव कर रही है स्पेस के अंदर, है ना, वो मूव कर रही है ना, तो फिलहाल वहां पे सारे फोर्सेस इवन आउट हुए हैं, कुछ मतलब कुछ नहीं है वहां पे। अ, तो वो मूव करता ही रहेगा सालों तक, करोड़ों सालों तक मूव ही करता रहेगा, वो कभी रुकेगा ही नहीं। या फिर अगर कोई चीज रुकी हुई है स्पेस के अंदर तो रुकी रहेगी करोड़ों सालों तक, वो कहीं हिलेगी नहीं, वो मूव ही नहीं करेगी, क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा ना उसके ऊपर कुछ भी, ठीक है। तो जिस स्टेट के अंदर कोई चीज रहती है वो उसी स्टेट के अंदर रहेगी, अगर कुछ उसके ऊपर एक्स्ट्रा फोर्स या कहें तो अनबैलेंस्ड फोर्स ना लग जाए, या फिर और आसान भाषा में कहें तो कोई नेट फोर्स ना लग जाए उसके ऊपर, नेट फोर्स, है ना। तो आगे बोलते हैं when two forces are exerted in same direction they can be added together like an equation। बोल रहे हैं कि अगर एक ही डायरेक्शन से दो तरह की फोर्सेस लगाओगे दोनों ऐड हो जाएंगे और ज्यादा तेजी से धकेलेंगे चीजों को। दिस, मान लीजिए साइकिल है, पीछे से कोई धक्का लगाए एक इंसान, और पीछे से ये एक और इंसान भी इस पे धक्का लगा, दोनों मिलकर लगाए धक्का, तो ज्यादा स्पीड से साइकिल आगे जाएगी। पर अगर कोई एक इंसान एक पीछे से धक्का लगाए और दूसरा इंसान आगे से धक्का लगाए, तो दोनों कैंसिल कर देंगे एक दूसरे को, नेट फोर्स जीरो हो जाएगी इसकी, ठीक है। आगे बोल रहे हैं दिस विल प्रोड्यूस अ नेट फोर्स दैट इज ग्रेटर देन दी either of the original force. For example, a bike rider pushes on the pedal to make the bike move, but if the bike starts going downhill, the force of gravity adds to the force of pedaling and the biker reaches the bottom of the hill much faster if the ground was flat। बोल रहे हैं कि जो बाइसिकल चलाने वाला है वो गाड़ी तो अपनी चलाएगा, है ना, पर मान लीजिए कि अगर कोई स्लोप आ गया, कोई ऐसा आ गया ढलान, तो ढलान पे उसकी स्पीड और बढ़ जाएगी, क्योंकि खुद तो चला ही रहा है साइकिल को, और ढलान की स्पीड से फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन भी आ गई साथ में उसकी हेल्प करने के लिए, तो और ज्यादा स्पीड से चलेगा वो, बशर्ते कि वो फ्लैट रोड हो, ऐसा नहीं है कि पहाड़ी इलाके पे हो, वरना तो फिर वो गिर गिरा जाएगा, मुंह हाथ फूट जाएगा, है ना। आगे बोल रहे हैं when two forces act in the opposite direction on an object the net forces difference between the two forces the net force acts in the different direction। बोल रहे हैं कि ऐसे ही अगर कोई चीज आगे और पीछे एक दूसरे को काट रही हो, जैसे मैंने बताया एक इंसान पीछे से धक्का लगा रहा है एक इंसान आगे से, तो आपस में माइनस हो जाएगी वैल्यू, ठीक है। माइनस में कैसे, मान लीजिए कि अगर इधर से जो कोई फोर्स लगा रहा है 50 न्यूटन और सामने से भी कोई फोर्स लगा रहा है 50 न्यूटन, दोनों एक दूसरे को काट देंगे, जीरो फोर्स बच जाएगा, है ना। मान लिया कोई इधर से पीछे एक बड़ा सा इंसान है हट्टा कट्टा 100 न्यूटन लगा रहा है, और सामने से कोई पतला दुबला इंसान है वो खाली 50 न्यूटन लगा रहा है, तो कितनी फोर्स लगेगी टोटल, 100 में से 50 माइनस कर देगा तो सिर्फ 50 न्यूटन पीछे से, तो आगे चलेगी साइकिल पर इतनी स्पीड से नहीं चल पाएगी, इतनी नॉर्मली चलनी चाहिए थी। आगे बोल रहे हैं थर्ड पॉइंट में इफ द टू फोर्सेस एक्टिंग इन द ऑपोजिट डायरेक्शन are equal then the net force acting on the object would be zero and the object
वुड नॉट मूव। ये चीज बताया कि सामने और पीछे दोनों तरफ से अगर सेम डायरेक्शन में मतलब सेम अमाउंट में अगर फोर्स लगाई गई है ऑपोजिट डायरेक्शन से, तो टोटल फोर्स कितना आ जाएगा, जीरो। या कहता नेट फोर्स कितना आ जाएगा, जीरो। तब फोर्स से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो मूव जैसे कर रही थी वैसे ही अब भी करेगी, या फिर मूव ही नहीं करेगी। मतलब जैसा बैठे रहेगा वो ऑब्जेक्ट तो बैठा ही रहेगा एक जगह पे, चल रहा होगा तो चलता ही रहेगा, उससे फोर्स से उसका कोई लेना देना नहीं होगा। ठीक है, आगे बोल रहे हैं टाइप ऑफ फोर्सेस। कितने तरह के होते हैं। पहला है आपका कॉन्टेक्ट फोर्स। कॉन्टेक्ट फोर्स जो कि कॉन्टेक्ट में आकर एक दूसरे को टच करने के बाद काम करे, उसको बोलते हैं कॉन्टेक्ट फोर्स। These types of forces present whenever interacting objects are physically in contact with each other. For example, bucket cannot be lifted without holding it. बोल रहे हैं कि जैसे कि आपको बाल्टी ऊपर उठानी है तो बिना आप उसे टच करे तो उठा नहीं सकते, वो भी एक तरह की कॉन्टैक्ट फोर्स हो गई। अब बुक कैनॉट बी पुश्ड विदाउट टचिंग इट। बुक को भी आपको पुश करना है तो छूना ही पड़ेगा, आइदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। इन दीज केसेस ऑफ फिजिकल कॉन्टैक्ट इज नेसेसरी फॉर द ऑब्जेक्ट for the force to act. Contact forces include muscular force, frictional force and elastic force। जैसे मस्कुलर फोर्स भाई कॉन्टैक्ट फोर्स है, मस्कुलर फोर्स आपको कहीं पे लगाना है, छूना तो पड़ेगा उस चीज को, है ना। तो जैसे कि ये बाल्टी उठा रहे हैं, छूना पड़ रहा है ना बाल्टी को उठाने के लिए, या ये घोड़ा खींच रहा है पीछे तांगे को, तो रस्सी वस्सी को तो छूना पड़ रहा है ना इस घोड़े को, तभी तो मस्कुलर फोर्स कन्वर्ट होगी दूसरे एनर्जी दूसरे फोर्स के अंदर, ताकि वो आगे बढ़ सके ये कार्ट आपका। और आपका फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, फ्रिक्शन मतलब घर्षण। घर्षण कैसे, आप दोनों हाथों को लीजिए अपने और रगड़ना शुरू करिए तो थोड़ी गर्मी फील होगी आपको, वो एनर्जी कहाँ से मिल रही है आपको, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की वजह से मिल रही है। तो जो फोर्स लग रहा है ना आपके हाथ को रोकने के लिए फोर्स, वो आपकी कहलाती है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है, और उससे कुछ एनर्जी भी जनरेट होती है, थोड़ी गर्म फील हो गया आपको अपने हाथों में, जो फीलिंग होती है वो होती है एनर्जी की, हीट एनर्जी की, जो कि फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से पैदा हुई होती है। आगे देखिए, बोल रहे हैं इलास्टिक फोर्स। ये भी आपका जो है कॉन्टैक्ट फोर्स है। किस चीज की, इलास्टिक फोर्स मतलब कि मान लीजिए कि रबर बैंडों से खींचने के लिए कॉन्टैक्ट फोर्स की जरूरत है भाई, उसे छूना पड़ेगा आपको इलास्टिक को, तभी तो आप कॉन्टैक्ट फोर्स मतलब इलास्टिक की लिमिट को टच कर पाएंगे या फिर कहे तो उसे खींच पाएंगे। आगे आपका मस्कुलर फोर्स देख लेते हैं क्या है। यही मसल्स से, मस्कुलर फोर्स मतलब इंसान या जानवर के जो मसल्स से पावर आती है या फोर्स क्रिएट होती है उसको बोलते हैं मस्कुलर फोर्स। जैसे आप किस चीज पे धक्का लगाएंगे तो किस चीज से लगाएंगे, मस्कुलर फोर्स से ही तो धक्का लगाएंगे। द फोर्स exerted by our muscles is called muscular force. Any activity that depends on our body part makes use of muscular force. To exert muscular force on an object, our body has to directly or indirectly in contact with the object. Thus muscular force is a contact force. ये एक तरह का कॉन्टैक्ट फोर्स है। जाहिर सी बात है मस्कुलर फोर्स आपको टच तो करना ही पड़ेगा दूर से, ऐसा थोड़ी है टेलीकिनेसिस आपके अंदर कि आप सोचो और चीजें हिलना मूव करना शुरू कर दे, आप तो टच तो करना ही पड़ेगा ना मस्कुलर फोर्स लगाने के लिए। व्हेन दी अच्छा ये चीज बोल रखा है जैसे कार्ट वगैरह खींचने के लिए मस्कुलर फोर्स की जरूरत है, बाल्टी उठाने के लिए मस्कुलर फोर्स की जरूरत है। आगे बोल रहे हैं फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है, घर्षण या फिर किसी चीज का रगड़ खाना। रगड़ खाने से क्या एक तरह की फोर्स लग रही होती है उस पर रोकने के लिए, हमेशा रोकती है फ्रिक्शन तो हर चीज को। जैसे देखिए इतना सारा पूरे फैमिली मिलके मेरे ख्याल से टायर टायर तो पंचर नहीं, कोई गाड़ी में खराबी आ गई है, पेट्रोल खत्म हो गया है, तो सब मिलकर फोर्स लगा रहे हैं। तो क्यों लगानी पड़ रही है इनको इतनी फोर्स, क्यों, क्योंकि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इनका दुश्मन है, जो कि गाड़ी को एक जगह से दूसरे जगह हिलने नहीं दे रहा। तो उसको ये टैकल करने की कोशिश कर रहे हैं, उसे ओवरकम करने की कोशिश कर रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा फोर्स लगा के इसे धक्का देने की। ठीक है, और अच्छा इनकी भी हेल्प कर रहा है वैसे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, क्योंकि इनके जूते हैं ना, जूते वो जमीन के ऊपर चिपके हुए अच्छे से, तो हेल्प कर रहे हैं इस गाड़ी को आगे मूव करने के लिए। इनके जूते मतलब इनके पैर जो कि जमीन को पकड़े हुए हैं। मान लीजिए इनको स्केट बोर्ड पहना दो सबको, फैमिली मेंबर्स को, और बोला अब धक्का लगाओ गाड़ी को, तो कभी नहीं धक्का लगा पाएंगे। क्यों, क्योंकि धक्का गाड़ी को मारेगा और खुद पीछे हो जाएंगे, क्योंकि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इनके साथ नहीं होगी ना। ठीक है, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हमारे काम में भी बहुत आती है, हमारा नुकसान भी बहुत करती है। आगे देखते हैं जरा क्या बोल रहे हैं यहाँ पे। A force arises when one body moves over the surface of another body and is directly opposite to the motion is called a friction or frictional force। कि भाई दोनों चीजों को एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करो और टच कराते हुए करो, जैसे कि आपके हाथ। ठीक है, तो वो जो फोर्स फील करेंगे आप वो होगा फ्रिक्शनल फोर्स। दिस फोर्स कम्स इनटू प्ले ओनली व्हेन देयर इज अ रिलेटिव मोशन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट। अच्छा ऐसा नहीं है कि फ्रिक्शनल फोर्स को आप जो है ऐसे ही कर लेंगे। फ्रिक्शनल फोर्स आपको तभी फील होगी थोड़ी सी जब आप जो है फोर्स मतलब लगा रहे होंगे ना, आपको कोई चीज रोक रही होगी, मतलब कि कोई चीज जो है रेस्ट है, मतलब एक टेबल के ऊपर चीज रखी हुई है, रखी हुई होगी ना,
एक बॉक्स रखा हुआ है मान लीजिए टेबल के ऊपर, अब आप जो है उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगा रहे, नॉर्मल रोड रखा हुआ है टेबल के ऊपर, तो कोई फ्रिक्शन फोर्स वहां पे नहीं है जब तक कि आप उस पर हल्का सा फोर्स ना लगा रहे हो कि उसे मूव करने के लिए, और वो मूव होना नहीं चाह रही, थोड़ा सा बहुत हल्का ही फोर्स लगा दिया आपने, वो मूव होना नहीं चाह रही, मान लीजिए 10 किलो का है वो बॉक्स, वो आप उंगली से हिलाने की कोशिश कर रहे हैं, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लग रही है उस टाइम पे वहां पे, ठीक है, आप पर वो मूव नहीं कर रहा फिलहाल, पर अगर वो मूव करता भी है तब भी वहां पे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगेगी। यहाँ पे थोड़ा सा क्या बोलते हैं, अ, थोड़ा सा गलत लिख दिया इन्होंने लाइन कि ओनली व्हेन देयर इज अ रिलेटिव मोशन बिटवीन बॉडीज, ये बिल्कुल गलत है लाइन, है ना, तो इसको आप चाहें तो काट भी सकते हैं, क्यों, क्योंकि जरूरत नहीं है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की मतलब प्ले में आने के लिए, किसी चीज का मोशन में आना, आप फोर्स लगा रहे हैं ना किसी ऑब्जेक्ट पे, वो मूव करे ना करे वहां पे फ्रिक्शनल फोर्स लग रही है जिसकी वजह से वो वहां पे टिका हुआ है ऑब्जेक्ट, ठीक है। अ, अ, अब वो मूव करेगा तब भी फ्रिक्शनल फोर्स ही कहलाएगी वो, जो कि उसको मूवमेंट को रोक रही है, या कहें तो उसको डी एक्सिलेट कर रही है टाइम टू टाइम, या फिर अगर वो चीज मूव ही नहीं कर रही आपके, बहुत ही आपने मान लिया ये सिर्फ एक उंगली से आप हिलाना चाह रहे हैं 5 किलो के बॉक्स को, तो नहीं हिला पाएंगे, क्योंकि आपकी इनफ फोर्स नहीं लगा पा रहे आप उसके ऊपर, तो जो आपकी उंगली की फोर्स को रोक रही है मतलब मूव कराने से, वो फोर्स फ्रिक्शनल फोर्स ही होती है, ठीक है। आगे बोल रहे हैं इफ बस यही चीज है आपकी फ्रिक्शनल फोर्स, इफ द बॉडी आर एट रेस्ट देयर इज नो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन देम, ये भी गलत चीज है, लाइन बिल्कुल है ना, इसे को काट दीजिए, गलती से लिख दिया इन्होंने बुक में। आगे बोल रहे हैं फॉर एग्जांपल वी पुश अ टॉय कार, अच्छा इसका नाम भी एक ये जो लिख रखा है ना, इफ द बॉडी आर एट रेस्ट देयर इज नो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन देम, तो ये बिल्कुल गलत है, इस फ्रिक्शन का भी एक अलग से नाम है, जब कोई बॉडी आपस में दो बॉडीज आपस में जब रेस्ट में रहती हैं तब भी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन रहता है, उसको हम बोलते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन, ठीक है। और जब कोई चीजें आपस में मोशन के अंदर रहती है उस टाइम पर जो वो लग रहा होता है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, उसको हम बोलते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन। और उसके बीच में भी एक तरह का वो आता है, क्या कहते हैं, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, जिसको हम बोलते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन। ये तीन तरह के फ्रिक्शन होते हैं जिसके बारे में हम हायर क्लास में, ज्यादा हायर क्लास में नहीं 11th में ही पढ़ लेंगे आप अच्छे से इसको। आगे बोल रहे फॉर एग्जांपल वी पुश अ टॉय कार, इट विल मूव फॉर अ शॉर्ट डिस्टेंस एंड स्लोज डाउन एंड ग्रेजुअली स्टॉप्स, दिस इज ड्यू टू द फ्रिक्शन। ये बात बिल्कुल सही लिखी है इन्होंने कि कोई टॉय कार को आप अगर धकेलते हैं उसको तो थोड़ी दूर जाकर रुक जाता है, क्यों, क्योंकि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन उसे टाइम टू टाइम डिक्रीज करते चले आता है, उसकी स्पीड को खाता चले आता है ना, तो मतलब रोकता चला आता है उसको स्लो स्लो, और रुक जाता है वो एक टाइम के बाद आपकी कार। पर अगर स्पेस में आप उस चीज को करेंगे ना, टॉय कार को ऐसा हवा में उछालेंगे, या फिर मान लीजिए कि आपने बॉल के अंदर फेंकी, तो वहां पे किसी तरह की कोई फ्रिक्शन नहीं होती, क्योंकि एयर में भी एक तरह की फ्रिक्शन होती है, आपको पता नहीं है वैसे, पर पता चल जाएगा धीरे धीरे जब आप साइंस पढ़ना शुरू करेंगे और डिटेल में आगे की क्लासों में, कि एयर का भी एक अपना फ्रिक्शन होता है। आप देखिएगा 20 किलोमीटर की स्पीड से अगर आप बाइक पे बैठे तो ज्यादा फील नहीं होगा आपको फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, 100 किलोमीटर की स्पीड से बैठेंगे ना बाइक में, या 50 किलोमीटर की स्पीड से बैठेंगे, आपको फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अच्छे से फील होगा कि आपका जो है ना जो अ, मतलब सेंसिटिव पार्ट है स्किन का, वो थोड़ा सा ना घिस रहा होगा, हल्का सा आपको फील होगा, थकान से फील होगी आपको आपके चेहरे पे, तो वो इसलिए क्योंकि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगी है काफी देर से आपके चेहरे के ऊपर, एयर के फ्रिक्शन की वजह से, ठीक है। और इसी एयर के फ्रिक्शन की वजह से जो है ना कॉमेट्स वगैरह जो आते हैं बहुत स्पीड से, कई हजार किलोमीटर की स्पीड से, वो इस एयर फ्रिक्शन की वजह से ही जल जाते हैं, इतनी ज्यादा फ्रिक्शन पैदा हो जाती है वहां पे, सोचिए। तो एयर फ्रिक्शन भी एक चीज होती है, पर स्पेस में अगर चले आए तो वहां पे किसी तरह की कोई फ्रिक्शन नहीं होती, वहां पे आप बॉल को ऐसा हवा में उछालेंगे ना, हवा तो होगी नहीं पहली बात, वहां पे स्पेस में जब आप फेंकेंगे तो बॉल चलता ही चला जाएगा, कभी रुकेगा ही नहीं, वो लाखों करोड़ों किलोमीटर तक वो चलता ही चला जाएगा बॉल, वो कभी नहीं रुकने वाला, अनलेस के सामने किसी प्लेनेट से टकरा जाए या किसी तरह के पत्थर से, मतलब कि एस्टेरॉइड या फिर मीटियोर से टकरा जाए तो बात अलग है। आगे बोलते हैं इलास्टिक फोर्स। इलास्टिक फोर्स क्या होते हैं आपके, किस चीज को आप जो है छोटा कर दिए, बड़ा कर दिए, जो उसका शेप नहीं है उस शेप को चेंज कर दिया और वो वापस अपने शेप में आ जाए, तो उस टाइम जो आपने फोर्स लगाई है उस चीज को चेंज करने के लिए, इस चीज के शेप को चेंज करने के लिए, उसको हम बोलते हैं इलास्टिक फोर्स, ठीक है। when certain objects like a spring, rubber band or sponge are stretched or bent, their shapes and size are changed. The force which acts in these cases are called elastic forces. For example, twisting of wet clothes, pulling or stretching a spring from both the ends, pressing a sponge, etc. अच्छा, इलास्टिक की जगह पे एक और फोर्स भी कहलाता है जिसको हम बोलते हैं प्लास्टिक फोर्स।
कि आपने परमानेंट किसी चीज को मोड़ना है, मान लिया लोहे की एक रॉड है उसको मोड़ना है, अब वो वापस तो अपनी शेप पे आएगा नहीं, तो उस टाइम पे जो आप फोर्स आएंगे वो कहला दिया जाएगा प्लास्टिक फोर्स, ठीक है। आगे बोलते हैं वैसे इन सारी चीजों का ज्यादा यूज नहीं करता, ना ही प्लास्टिक फोर्स का भी यूज किया जाता नॉर्मल जब हम बात करते हैं तो, ठीक है। और एक्चुअली में अगर मैं आपको सही से बताऊं ना, तो हो सकता है कि अभी समझने में आपको प्रॉब्लम हो, पर ये जितने भी आप फोर्सेस पढ़ रहे हैं उसका रियल लाइफ में कोई बस एग्जाम वो है, क्या कहते हैं, रियल लाइफ में इसके बहुत सारे एप्लीकेशन तो है समझने के लिए फोर्सेस को, पर फोर्सेस दुनिया में ये सब नहीं होते, ये सब तो एक समझने का एक तरीका कन्वेंशन है हमारा कि हम फोर्सेस को आसानी से समझ सके हैं। शुरू के क्लासेस में, हर क्लास में आप जाएंगे ना तो आपको पता चलेगा कि फोर्स तो इस तरह के होते ही नहीं, कुछ फोर्स होते हैं सिर्फ 4 तरह के दुनिया के अंदर, दुनिया क्या पूरे ब्रह्मांड के अंदर सिर्फ हमने सिर्फ 4 ही तरह के फोर्स समझे हैं। वो है आपके ग्रेविटेशनल फोर्स, जो कि आपको पता है ऑलरेडी क्या होता है, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। दूसरा है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, तीसरा है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, और चौथा है वीक न्यूक्लियर फोर्स। बस इसके अलावा कोई सा फोर्स नहीं होता। और ये जितने भी आप फोर्स पढ़ रहे हैं, मस्कुलर फोर्स, कॉन्टैक्ट फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स, इलास्टिक फोर्स, ये सब उसी के कुछ कॉम्बिनेशन से बने हुए हैं, ये फोर्सेस सारे। ये बस हमारे डेली लाइफ में ज्यादा इस्तेमाल होते हैं तो समझने में आसानी होती है हमें फोर्सेस को, ठीक है। आगे बोल रहे हैं नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस। These are the type of forces where the interacting objects are not in contact with each other yet able to exert push or pull despite a physical separation। जैसे कि कुछ ऐसे फोर्सेस जिसे कांटेक्ट में रहने की जरूरत नहीं है फोर्स लगाने के लिए एक दूसरे पे, जैसे कि मैग्नेटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड न्यूक्लियर फोर्स आर एग्जांपल ऑफ नॉन कांटेक्ट फोर्स, ठीक है। तो सबसे पहला है मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स क्या होता है? मैग्नेट से लगाया हुआ फोर्स। आपने आई एम श्योर कि आपने ये चीज ऑब्जर्व तो जरूर करी होगी कि मैग्नेट से आप जो है किसी चीज को मूव करा सकते हैं, खास तौर से कोई मेटल के ऑब्जेक्ट को या फिर दूसरे मैग्नेट को, है ना। मैग्नेटिक फोर्स इज अ फोर्स दैट ऑपरेट्स व्हेन एन ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट अनदर ऑब्जेक्ट। मैग्नेटिक जरूरी नहीं है अट्रैक्ट करे, पुश भी कर सकता है उस चीज को, है ना। जरूरी नहीं है पुल ही करे, पुश भी तो कर सकता है। तो अट्रैक्ट जरूरी नहीं है कि सिर्फ अट्रैक्ट करे। मैग्नेटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज प्रोड्यूस्ड व्हेन मैग्नेट, या कहें तो लोडस्टोन मैग्नेट ही समझ लिए, मैग्नेट्स एक्ट्स ऑन एन आयरन फिलिंग्स। आयरन फिलिंग्स क्या? आयरन के बुरादे को बोल देते हैं। आयरन का जो पाउडर होता है उस चीज को अपनी तरफ खींच लेता है एक मैग्नेट आमतौर पे, ठीक है। अगर दूसरा मैग्नेट ले आया है सामने तो उसको पुश करेगा, अगर उसका सेम पोल होगा तो, नॉर्थ पोल होगा उसका भी और इसका भी नॉर्थ पोल होगा मैग्नेट का, तो एक दूसरे को पुश करेगा। हाँ, अगर कोई नॉर्मल एक कोई आयरन की चीज है या फिर कोई मेटल की चीज है तो उससे तो हमेशा अट्रैक्ट ही करते हैं मैग्नेट्स। आगे बोल रहे हैं द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज इंडिकेटेड व्हेन आयरन फिलिंग कलेक्ट in a line। The existence of magnetic force may also be felt when two like poles of different magnets are brought closer to each other। कि सेम तरह के पोल्स को दो मैग्नेट के पास ले आओ, एक दूसरे को धकेलेंगे। The force of repulsion prevents the two end to touch each other। ठीक है। आयरन फिलिंग्स या कहें तो आयरन का जो पाउडर होता है इस तरह का कुछ होता है। देखिए पाउडर है और यहाँ पे मैग्नेट रखा तो कैसा मूव कर रहा है ये आसपास में, देखिए ये रहा आयरन का पाउडर, है ना। कुछ ऐसा लग रहा है जैसे घास हो ब्लैक कलर की, तो ये मैग्नेट के पास ऐसे बिहेव करता है आयरन फिलिंग्स, ठीक है। इससे आपको पता लग जाता है कि कहाँ पे मैग्नेट है, कहाँ पे मैग्नेट नहीं है। एक तरह का इंडिकेटर है कि कहीं पे मैग्नेट है या नहीं, ठीक है। वैसे ऐसे इंडिकेटर की जरूरत क्या, कोई भी लोहे की चीज आप लाइए, वो पास में टच कर रहा है किसी चीज के, मतलब मैग्नेट है, वरना नहीं है। आगे बोल रहे हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होते हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स होते हैं आपके, पता है आपको ग्रेविटेशनल फोर्स तो मैंने अभी अभी आपको समझाया था। ग्रेविटेशनल फोर्स रिफर्स टू द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन व्हिच एग्जिस्ट बिटवीन अर्थ एंड द अदर ऑब्जेक्ट्स ड्यू टू देयर मासेस। और खाली अर्थ ही और दूसरी चीजों के बीच ही नहीं होता, कोई भी चीज जिसमें मास है वो हर दूसरे मास वाली चीज को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करते हैं। आप यहाँ तक कि हम भी पूरे ब्रह्मांड को अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रहे हैं, पर हम है बहुत ही छोटे साइज के और बहुत ही कम मास के, है ना। जबकि अर्थ का है बहुत ज्यादा मास, तो अर्थ जो है ज्यादा अमाउंट में चीजों को खींच सकता है अपनी तरफ ज्यादा फोर्स लगा के, तो उसका है कुछ जिसको आप नाप सकते हैं फोर्स को, काफी पावरफुल चीज जिसे हम फील कर पाते हैं, ठीक है। जबकि लोग एक दूसरे को ज्यादा नहीं खींच रहे होते या फिर जो है किसी भी चीज को अपनी तरफ ज्यादा खींच नहीं रहे होते, बहुत ही कम खींच रहे होते, इतना कम कि उसको कैलकुलेट कर पाना भी ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, ठीक है। इसलिए उसकी हम बात नहीं करते आमतौर पर अर्थ की या स्टार्स की, इन्हीं के ग्रेविटेशनल फोर्सेस की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। और क्या आपको पता है कि अर्थ को भी जो है कॉन्टिन्यूसली जितने भी हमारे आसपास प्लैनेट्स हैं और सन है वो सब अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रहे हैं, पर ये सब आपस में एक बैलेंस से है, ठीक है। अ, आगे बोल रहे हैं कि
दिस फोर्स इज अप्लाइड बाय अर्थ टू कीप अस ऑन इट। अगर अर्थ इस तरह की फोर्स हमारे ऊपर नहीं लगाई हुई होती तो हम तो हवा में फ्लोट कर रहे होते हैं ना। आगे बोल रहे हैं वी आर एबल टू वॉक ऑन द ग्राउंड टू ट्रेवल और टू स्टैंड ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स। व्हेन यू थ्रो अ स्टोन अपवर्ड इट विल ऑलवेज फॉल एंड मूव टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ। कि हमेशा आप बॉल को हवा में फेंकें तो वापस जमीन की तरफ आता है वो। This is due to the gravitational force. Force is always attractive in nature and extends to infinity. बोल रहे हैं कि आपकी ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत दूर तक काम करती है। आमतौर पे आप देखेंगे ना कि कोई मैग्नेटिक फोर्स है, थोड़ी देर बाद जो है ना बहुत ही हल्का पड़ जाता है मैग्नेटिक फोर्स, काफी हल्का। पर उसकी भी लिमिट रहती है बहुत दूर तक, वो भी इन्फिनिट तक रहता है, उसकी फोर्स बहुत कम फील होती है। पर ग्रेविटेशनल फोर्स की जो है ना लिमिट काफी दूर तक रहती है। पता है ग्रेविटेशनल फोर्स को तो काफी मतलब कई लाख करोड़ किलोमीटर तक फील किया जा सकता है। अब आप सोचिए जरा, कई लाख करोड़ किलोमीटर की बात कर रहा हूँ मैं, वहां तक ग्रेविटेशनल फोर्सेस को फील किया जा सकता है जहां, और हमने कर भी रखा है। कई सारे ऐसे हैं साइंटिफिक इक्विपमेंट्स हमारे पास दुनिया के अंदर जो कि कई लाख करोड़ किलोमीटर दूर के ऑब्जेक्ट्स से जो आने वाली ग्रेविटेशनल वेव्स है ना, उनको हमने फील भी कर रखा है उससे। तो हाँ, वाकई में बहुत दूर तक एक्सटेंड होता है, इसकी लिमिट इंफिनिटी तक है ग्रेविटेशनल फोर्स की। बोले इट इज वेरी वीक फोर्स, बहुत ही वीक फोर्स होता है। देखिए पूरा अर्थ मिलकर इतनी हल्की सी फोर्स लगा रहा है हमारे पास, है ना, जबकि एक मैग्नेट, छोटा सा मैग्नेट भी इससे ज्यादा फोर्स लगा लेता है। इट बिकम्स मतलब हम पे तो नहीं लगाता वो, मैग्नेट उस पे लगाता है, क्या कहते हैं, लोहे के ऑब्जेक्ट पे, ठीक है। पर आप देखिए एक छोटा सा मैग्नेट लिए, वो दूसरे मैग्नेट के पीस को, मेटल के पीस को अपनी तरफ खींच लेगा, जबकि अर्थ इतना बड़ा है वो उस मेटल के पीस को भी अपनी तरफ खींच रहा है, पर अर्थ के पास नहीं आएगा, वो मैग्नेट के पास चला जाएगा, ऊपर उड़ जाएगा, है ना। इट बिकम्स अप्रिशिएबल ओनली व्हेन द ऑब्जेक्ट्स आर वेरी लार्ज लाइक अर्थ, मून, सन एंड द स्टार्स। ठीक है, ये सब हो गया। अच्छा एक चीज, ये चीज बताई जो मैंने बताई आपको कि बड़े बड़े ऑब्जेक्ट्स में ही पाया जाता है इस तरह का फिनोमेना ग्रेविटेशन का। ये चीज समझिएगा कि आपने सोचा है कि टाइड जो होते हैं, लहरें समुद्र में हमेशा क्यों आ रही होती हैं? वो शांत क्यों नहीं बैठा होता है? जैसे एक तालाब शांत बैठा होता है एक जगह पे, शांति, चाहे दिन हो चाहे रात हो, उसमें कौन सा आप देखते हो क्या सुनामी आते हुए, तूफान आते हुए, या फिर आगे पीछे लहरें आते हुए इतनी बड़ी बड़ी? और समुद्र पे हम अक्सर देख रहे होते हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मून हमारा गोल गोल राउंड लगा रहा है अर्थ का, और जो राउंड लगाता रहता है तो आसपास में पानी होती है, पानी को अपनी तरफ थोड़ा सा अट्रैक्ट करता है मून। इसीलिए रात को जो है ना, जो भी पानी का लेवल होता है कहीं पे भी पूरी दुनिया में, वो थोड़ा सा बढ़ जाता है नॉर्मल से। क्यों? क्योंकि पानी को वो जो है अपनी तरफ खींच रहा होता है। खींच तो ऐसे जमीन को भी रहा होता, जमीन ज्यादा इंटैक्ट रहती है, पानी इतना इंटैक्ट नहीं रहता जमीन धरती के आसपास, तो वो थोड़ा सा ऊपर उड़ जाता है पानी, ठीक है। और फिर जब सुबह हो जाती है तो वापस नीचे चले आता है। यही ऊपर आके नीचे चले आने से हल्का सा फर्क आता है, हल्के हल्के टाइड्स जनरेट होते हैं। पर समुद्र इतना बड़ा है कि वो छोटा सा फर्क भी जो है ना बड़ी बड़ी वेव्स ले आता है, ठीक है। और इससे क्या होता है, आपने देखा होगा कई बार सी शोर्स पे, मतलब कि जो समुद्र के किनारे होते हैं वहां पर दिन में तो जहां पर बीच होगा ना, रात में वहां पे पानी भरा हुआ होगा, अक्सर आप देखोगे, ठीक है, काफी आगे तक पानी आ गया होगा रात में, मतलब वो जगह डूबी हुई होगी। ऐसा ही होता है, कई सारे वहां पे वो इंफ्रास्ट्रक्चर भी बनाए दिए जाते हैं यही चीज दिखाने के लिए फिनोमेनाज लोगों को, कि भाई दिन में आप घूम सकते हो जहाँ पे, पर रात में आप पूरा समुद्र का पानी भर जाता है। आगे बोल रहे हैं व्हाट यू लर्न में, इट इज अ काइंड ऑफ एक्सटर्नल वर्क अप्लाइड ऑन वन ऑब्जेक्ट। तो फोर्स वो चीजें है ना, फोर्स किस चीज पे आप लगा सकते हैं एक्सटर्नल वर्क करने के लिए? इट इज अ फोर्स एक्सर्टेड बाय आवर मसल्स। तो जवाब है मस्कुलर फोर्स। आगे है दिस फोर्स कैन स्टॉप द मूविंग ऑब्जेक्ट। तो वो है फ्रिक्शनल फोर्स, किसी चीज को रोक सकती है, चलती हुई चीज को रोक सकती है, स्लो करते 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 रोक सकती है। इट इज अ फोर्स दैट ऑपरेट्स व्हेन एन ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट्स अनदर ऑब्जेक्ट। तो जवाब है मैग्नेटिक फोर्स। वो अट्रैक्ट करती है दूसरे ऑब्जेक्ट को, खासतौर से मेटालिक ऑब्जेक्ट्स को। और अगर दूसरा ऑब्जेक्ट कोई अपने आप में मैग्नेट है तो उसे फिर वो अट्रैक्ट भी कर सकता है या फिर रिपेल भी कर सकता है। जिस तरह से अगर उसके अगर दोनों पोल सामने आमने सामने हो सेम तरह के, तब तो रिपेल करेगा, वरना वो अट्रैक्ट करेगा। फिफ्थ में बोले द फोर्स इज ऑलवेज अट्रैक्टिव इन नेचर, जो कि होता है ग्रेविटेशनल फोर्स, हमेशा एक दूसरे को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करता है। सिक्स में बोले द फोर्स होल्ड्स द इलेक्ट्रॉन इन इट्स ऑर्बिट अराउंड द न्यूक्लियस। बोल रहे हैं ऐसा कौन सा फोर्स है जो कि होल्ड करके रखता है इलेक्ट्रॉन्स को अपने ऑर्बिट के अंदर? तो इसका जवाब होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, ठीक है। न्यूक्लियर फोर्स काट दिएगा, यहां से लिखिएगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। देखिए एक एटम के अंदर बहुत तरह के फोर्सेस होते हैं, ये सब जानना आपके लिए जरूरी है, पर हायर क्लास में आप और अच्छे से समझ जाएंगे, ठीक है। अभी तो आपके लिए इतना काम का नहीं होगा, फिर भी चलिए मैं बता देता हूँ कि
देखिए इस तरह का एक एटम होता है, तो आसपास में ये इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं ना, वो इसलिए घूम रहे हैं क्योंकि बीच में एक प्रोटॉन है ना, प्रोटॉन दिख रहा है, प्रोटॉन के होता है प्लस चार्ज और ये इलेक्ट्रॉन में होता है माइनस चार्ज। तो दोनों प्लस और माइनस के चार्जेस आपस में हमेशा अट्रैक्टिव होते हैं, ठीक है। तो इसकी वजह से ये जो है ना इलेक्ट्रॉन आसपास ही घूमता रहता है। अब ये आपस में मिल भी नहीं आता, ऐसा नहीं है कि घूमते हुए आसपास में बिल्कुल टच ही कर दे इसको, प्रोटॉन को नहीं करता टच। वो क्यों नहीं करता, वो आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर, ठीक है। ये सब तो आप इसमें भी नहीं पढ़ने वाले 11th 12th में, ये सब आप पढ़ेंगे हायर क्लास में जब आप ग्रेजुएशन करने आएंगे तब। तो अ, आप ये समझिए कि इसका फोर्स क्या कहलाता है, ये कहलाता है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, जिसकी वजह से एक दूसरे को ये खींच रहा है, ठीक है। कुछ लोग इसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी कह सकते हैं, आप दोनों ही कह सकते हो उस चीज को जो कहना चाहो। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स ज्यादा अच्छा एग्जांपल होगा इसे कहने का, ठीक है, क्योंकि आपका जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो जहाँ पे रुके हुए नहीं होते, ठीक है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होता है एक्चुअली में, तो जिसकी वजह से ये दोनों अट्रैक्ट करते हैं। अब दूसरा आता है कि भाई ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस एक जगह पे टिका हुआ है, तो कोई फोर्स अपने अंदर लिया हुआ है ना जिसकी वजह से टिका हुआ है, एक एडहेसिव पावर है। एडहेसिव मतलब कि चिपकाने वाली पावर, जिसने इसके सारे न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स को चिपका के रख रखा है एक साथ में, उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियर फोर्स। इसमें भी दो तरह के फोर्सेज होते हैं, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स और वीक न्यूक्लियर फोर्स। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स तो वही चिपका के रखने में काम आते हैं बहुत ज्यादा, और वीक न्यूक्लियर फोर्स क्या होते हैं वो आप हायर क्लास में पढ़ेंगे, वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक है। देखिए एक एक्टिविटी में बोल रहे हैं कि दो रॉक्स को एक दूसरे के बराबर में रख दिए जमीन पे, अगर हर चीज एक दूसरे को अपनी तरफ खींच रही है, जबकि ये चीज इन्होंने बताई भी नहीं, पर फिर भी ये सोच रहे हैं कि हमें पता होगा, और वैसे भी पता है हमें क्योंकि मैंने बता दिया आपको कि हर चीज एक दूसरे को खींच रही है एक दूसरे को अपनी तरफ। फिर भी ये दोनों पत्थरों को सिर्फ अर्थ खींच रहा है, पर ये दोनों आपस में एक दूसरे को नहीं खींच रहे, ऐसा क्यों हमें दिख नहीं रहा। वैसे तो खींच रहे हैं एक दूसरे को आपस में, पर वो हमें दिख नहीं रहा। आप टच भी करा देंगे ना दोनों पत्थरों को और फिर वापस दूर कर देंगे एक दूसरे से, तब भी कोई फील नहीं होगा आपको कि कोई फोर्स लगाना पड़ा आपको। ऐसा क्यों? क्योंकि इन दोनों पत्थरों के बीच का जो फोर्स है वो बहुत 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 ही ज्यादा कम है, इतना कम कि उसको एड्रेस करना या कहें तो उस चीज को नापना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। जबकि अर्थ बहुत बड़े साइज का है, उसके और इस पत्थर के बीच का जो फोर्स होगा ना वो अच्छा खासा होगा, इसलिए आप उसको फील कर सकते हो, इसीलिए चिपका हुआ है आपका ये स्टोन अर्थ के ऊपर। आगे बोल रहे हैं ग्रेविटी इज प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, रॉक्स आर वेरी वेरी स्मॉल कंपेयर टू द अर्थ, सो द force of gravity attracting them to each other is very small compared to the force pulling them down towards earth। ठीक है, मिल गया इसका जवाब आपको। अ, आगे देख लेते हैं जरा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है। बस दो अलग अलग तरह के एक होता है पॉजिटिव चार्ज, एक होता है नेगेटिव चार्ज, नेचर के अंदर पाया जाता है, ठीक है। हर एटम के अंदर पाया जाता है पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज आता है किसी भी चीज के अंदर प्रोटॉन के होने की वजह से, नेगेटिव चार्ज आता है किसी भी चीज के अंदर इलेक्ट्रॉन होने की वजह से। वो तो दोनों ही होते हैं, हर चीज के अंदर, हर एटम के अंदर दोनों ही चीजें पाई जाती हैं, इलेक्ट्रॉन भी और प्रोटॉन भी। पर कभी कभार प्रोटॉन कहीं पे ज्यादा पाया जाता है तो वहां पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, कहीं कहीं पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा अमाउंट में पाया जाता है तो वहां पे नेगेटिव चार्ज आ जाता है। और वो दोनों चार्जेस जब आपस में मिलते हैं तो अट्रैक्ट करते हैं हमेशा, उन्हीं को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है। द फोर्स विच रिजल्ट्स ड्यू टू रिपल्जन ऑफ similar charges or attraction of opposite charges is called electrostatic force. For example, in the atom the electron and the nucleus attract each other, this force may be attractive or repulsive, this force holds the electron in the orbit around the nucleus। बोल रहे हैं कि जो आपका फोर्स है आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इन्होंने वैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बताया है जो एटम के अंदर न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस में क्यों, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन होता है इसमें पॉजिटिव चार्ज होता है, और इलेक्ट्रॉन जिसके अंदर नेगेटिव चार्ज होता है, वो दोनों आपस में एक दूसरे को खींचते हैं, जिसको इन्होंने इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है। वैसे तो डिटेल में आप पढ़ेंगे तो आप बोलेंगे कि भाई ये तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है, जिसकी वजह से दोनों आपस में टिके हुए हैं, ठीक है, मतलब अट्रैक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को। तो वही चीज इन्होंने बता दी यहाँ पे कि वो फोर्स जो आपका अट्रैक्टिव भी हो सकता है, रिपल्सिव भी। रिपल्सिव तब होता जब सेम तरह के चार्जेस होते हैं, पर एटम के अंदर तो हमेशा अट्रैक्टिव भी होने वाला है, क्योंकि ऑपोजिट चार्जेस होते हैं, वो हमेशा पॉजिटिव चार्ज होता है आपका प्रोटॉन के अंदर और नेगेटिव चार्ज होता है आपका इलेक्ट्रॉन के अंदर, तो वहां पे अट्रैक्टिव ही होगा। इसका आप एग्जांपल दे सकते हैं, गुब्बारे को अपने बालों पे थोड़ा सा रगड़िए, फिर उसके बाद एक नॉर्मल छोटे छोटे पेपर के पीसेस लिए, वो देखेंगे आप उसके ऊपर चिपक चुका होगा। क्यों? क्योंकि इस पे आपने जब अपने सिर के ऊपर रगड़ा ना इस गुब्बारे को, तो इस पे एक तरह का चार्ज आ गया, या तो पॉजिटिव आया होगा या नेगेटिव आया होगा। मतलब डिपेंड करता है कि आपने इसके अंदर से इलेक्ट्रॉन अपने सिर के अंदर ले लिया या फिर अपने सिर के जो इलेक्ट्रॉन है वो इसके अंदर दे दिया, जो भी दिया हो एक चार्ज आ गया होगा उसके ऊपर, और चार्ज आ गया वो न्यूट्रल बॉडी को ना हमेशा खींचने की कोशिश करता है अपनी तरफ। कोई भी चार्ज वाला ऑब्जेक्ट जो है ना एक न्यूट्रल बॉडी को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करता है आमतौर पे।
ये बोलना आगे देखिए लास्ट है आपका न्यूक्लियर फोर्स, जो कि मैंने अभी आपको बता दिया है, जो न्यूक्लियस को जोड़े रखने में हेल्प करता है, उसे बांधे रखने में या कहें तो चिपकाए रखने में हेल्प करता है, उसको बोलते हैं न्यूक्लियर फोर्स। और खास तौर से स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, ठीक है, क्योंकि न्यूक्लियर फोर्स दो तरह के होते हैं, स्ट्रॉन्ग और वीक। वीक के बारे में बात नहीं करेंगे, वो हर क्लास में आप खुद समझ जाइएगा, या फिर अभी आपको क्यूरियोसिटी हो तो यूट्यूब पे सर्च कर लीजिए। फिलहाल देखिए यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, एवरी मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल्स विच आर कॉल्ड एटम्स। The central part of the atom is called nucleus. Nuclear force acts among the nucleus, which are very strong non-contact forces which hold the particles together. समझ गए आप? आगे बोल रहे हैं एक्टिविटी में कि आप जो है इस कंघी को अपने बालों पे लगाइए, कॉम्ब करिए अपना बाल, और फिर उसका देखेंगे कि पेपर के पेज से चिपक जाएंगे। वही वाला गुब्बारे से जो एक्सपेरिमेंट मैंने बताया था वो आप कंघी से कर लिए, चीज हो जाएगी आपकी, ठीक है। उसका रीजन भी बता दिया था मैंने क्यों।